हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज माली आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का ये पार्ट नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। जीव जनन कैसे करते हैं, क्यों? क्योंकि जैव प्रक्रम तो क्या है कि जो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, लेकिन संतान पैदा करना कोई जीने के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, जनन तो करते ही है। अब जनन करना आवश्यक क्यों है? अब जैसे हम खाना खा रहे हैं तो पोषण के लिए आवश्यक है, हम सांस ले रहे हैं तो जो खाना खाया है उससे ऊर्जा मुक्त करनी है तो श्वसन की क्रिया करनी है, उस संजय भी जरूरी है। लेकिन जनन करना आवश्यक नहीं है, फिर भी जीव जनन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो आप और हम जैसे पैदा नहीं होगी। एक पीढ़ी एक ही जगह पर स्थिर हो जाएगी, वहीं पर समाप्त हो जाएगा, जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हमारी जो मानव प्रजाति है वो भी लुप्त हो जाएगी। तो एक विशिष्ट प्रजाति को, सजीवों की प्रजाति को बनाए रखने के लिए और उनके जीवन की निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है? जनन आवश्यक है। जनन क्या है कि जीवों द्वारा या सजीवों द्वारा अपने ही समान संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब इस जनन के प्रोसेस के लिए या तो दो जीव आपस में मिलकर जनन की प्रक्रिया करते हैं या अकेला एक जीव भी जनन की प्रक्रिया कर सकता है, जिसको हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि जनन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो अब सबसे पहले ये देखो, ये आ गया पहला जन्म, ये कर दिया जीवों ने जनन और एक छोटा सा बच्चा पैदा। पशु भी जनन करते हैं, ठीक है। उसी तरह पेड़ पौधों में भी जनन की प्रक्रिया होती है, पुष्पों में भी जनन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि जनन है क्या? तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने ही जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं। सजीव क्या करते हैं? अपने ही जैसे हम हैं अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं। और यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता, जीवन को बनाए रखने के लिए, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो पहला प्रश्न क्या बनता है? पहला प्रश्न बनता है बच्चों कि जनन क्या है। तो आपको जनन क्या है और जनन क्यों आवश्यक है? तो जीवों का अपने ही समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? जनन आवश्यक है। अब कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कोशिका। क्या पढ़ा था? कोशिका पढ़ा था। तो कोशिका थी ये थी कोशिका, और कोशिका के बीच में क्या था? केंद्रक। क्या था? केंद्रक था। और इस केंद्रक के अंदर ही क्या थे? गुणसूत्र थे। आप सबने पढ़ा था केंद्रक के अंदर क्या थे? गुणसूत्र थे। क्या थे? गुणसूत्र। अब इस गुणसूत्र या क्रोमोसोम के अंदर क्या पाए जाते थे? इसके अंदर पाया जाता था डीएनए। क्या पाया जाता था? डीएनए, सॉरी, डीएनए, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब इस डीएनए का काम क्या है? ये डीएनए क्या करता था कि ये है आनुवांशिक की इकाई, आनुवांशिकता की इकाई, आनुवांशिकता की इकाई। अब इस डीएनए का काम क्या है कि इस डीएनए का काम है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण करना। जैसे मेरे माता पिता के जो गुण हैं उनको क्या कर दिया? मेरे अंदर स्थानांतरित कर दिया। उनकी प्रजाति मानव है तो मेरी भी प्रजाति मानव है। तो अब ये डीएनए क्या करता है कि अपनी ही फोटोकॉपी बनाता है। क्या बनाता है? अपनी ही फोटोकॉपी। जैसे हम शीशे के आगे खड़े रह जाते तो एक तो हम खड़े हैं, हमारी फोटोकॉपी अंदर दिखती है, ठीक है। तो उसी प्रकार डीएनए अपनी क्या बनाता है? प्रतिकृति। जब हमने कोशिका में जनन की प्रक्रिया पढ़ी थी तो उसमें क्या होता था? जनन की प्रक्रिया होती थी और उसके बाद है जो डीएनए का विभाजन, प्रतिकृति बनती थी, ठीक है। अब डीएनए खुद अपनी फोटोकॉपी बना ली, अब उसको कर दिया अलग। एक तो रह जाएगी इसके पास और एक जो इससे नया जीव बनेगा उसके पास आ जाएगा, एक डीएनए उसके पास आ जाएगा, ठीक है। इस एक प्रतिकृति उसके अंदर आ जाएगी। अब लेकिन ये खाली प्रतिकृति डीएनए ने क्या कर दिया? अपने जैसे ही प्रतिकृति बना के बाहर छोड़ दी तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा।
इसलिए क्या होता है कि कोशिका में डीएनए की प्रतिकृति बनती है और उसके साथ साथ ही कोशिका क्या करती है, इसका पूरा विभाजन कोशिका का होता है और साथ साथ में ये डीएनए भी दूसरी जो विभाजित कोशिका उसमें चला जाता है, एक प्रतिकृति इसमें और एक में, एक जो रियल वाली मूल इसमें रहती है और फोटोकॉपी आगे चली जाती है। तो इससे यहाँ पर नई कोशिका आएगी तो यहाँ से जो केंद्रक का एक है वो निकल के एक डीएनए यहाँ पर आ जाएगी, उसकी प्रतिकृति इसमें आ जाएगी। अब डीएनए की प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी आएगी अंदर, तो क्या होगा, जो नया जीव पैदा होगा, तो मानव का बच्चा होगा वो मानव ही पैदा होगा, पशु का बच्चा होगा वो पशु ही पैदा होगा। ठीक है, तो ये तो है, उसमें समान जीव उत्पन्न होते हैं। पहला है कि जनन की प्रक्रिया में हमेशा समान जीव उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो समान भी होते हैं और भिन्न भी होते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, कक्षा 9 में आपने पढ़ी होगी कि कोशिका विभाजित होती है, उसके अंदर से गुणसूत्र, ठीक है, उसके बाद में डीएनए की प्रतिकृति बनती है और पूरी कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, पहली मात्र कोशिका और दूसरी जनक कोशिका, ठीक है, जो उसकी संतति कोशिका होती है वो। अब दोनों में से डीएनए आ गया, दोनों में अलग अलग, लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। अब थोड़ी बहुत इसमें से चूक रह जाती है, इसलिए जो जीव होता है उसमें डीएनए की प्रतिकृति बनती है, उसमें पूरी प्रतिकृति नहीं बनती है, थोड़ी सी उसमें चूक रह जाती है, जिसके कारण जीव की प्रजाति तो समान होती है लेकिन थोड़े से उसमें गुण भिन्न होते हैं। तो आ गया समझ में? तो जनन में क्या होते हैं, डीएनए की प्रतिकृति के कारण क्या होते हैं, समान जीव उत्पन्न होते हैं। तो कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये कई बार पूछा जाता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं। आनुवांशिक गुण क्या, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण स्थानांतरित होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, आनुवांशिक गुण कहते हैं। तो अब प्रश्न क्या बनेगा कि कोशिका में आनुवांशिक की इकाई है, तो उसका आंसर होगा आपका क्या, कि डीएनए। क्या होगा, डीएनए। दूसरा प्रश्न बनता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब डीएनए प्रतिकृति बनाता है, डीएनए क्या बनाता है, प्रतिकृति बनाता है, प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी बनाता है, तथा नई कोशिका बनाता है। इस कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है और ये नई कोशिका एक समान है परंतु समरूप नहीं है। अब इस कथन का क्या मतलब है कि जो नई कोशिका बनती है वो एक समान तो है परंतु समरूप नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब शीशे के सामने खड़े रहते हो तो अपनी शक्ल पूरी दिखते है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन हमारा दाया भाग बाया पार्श्व में परिवर्तन हो जाता है। सेम वही एग्जाम्पल आप समझ लो कि जब डीएनए की प्रतिकृति बनती है तब उस जीव के, जैसे मानव की संतान मानव होगा, उसी प्रकार जो पशु है उसका संतान पशु होगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। किसके कारण? क्योंकि वो डीएनए है उसकी प्रतिकृति पूर्ण रूप से नहीं बनती है, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसलिए कोशिका जो बनती है वो एक समान तो होती है। एक समान का मतलब क्या है कि मानव का संतान मानव ही होगा लेकिन समरूप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे और मेरे पिताजी की शक्ल सेम नहीं है, ठीक है, मेरे उनके कुछ गुण भिन्न होते हैं। अब एक कोशिका जीव वगैरह होते हैं, उसमें ये अलैंगिक में बात अलग है, लेकिन इसमें कि कोशिका एक समान होती है परंतु समरूप नहीं होती है, क्योंकि डीएनए की प्रतिकृति बनती है इसलिए, और उसमें कुछ विभिन्नताएं होती है। अब विभिन्नता का महत्व, अब डीएनए हमारे जीव जो पैदा हो रहे हैं, ठीक है, आप देखना कि सबसे पहले जो जीव थे वो आदि मानव था। अब आदि मानव किस उसके अक्कल दाढ़ वगैरह आती थी, हमने पढ़ा था, जो दांत वगैरह हमने पढ़े थे, अवशेषी अंग है, अक्कल दाढ़ वगैरह हमने पढ़ी है। ये क्या मानव में अवशेषी अंग है। पहले इनका यूज होता था, जब इनका यूज नहीं होता धीरे धीरे ये अवशेषी अंग के रूप में हो गए, ठीक है। इसी प्रकार हमने पाचन तंत्र में कर्मी रूपी परिशिका पढ़ी थी, तो अब ये पहले थी और बाद में इसका कोई काम नहीं होने के कारण ये चली गई। अब ये किसके कारण हुआ कि पहले के जो थे मानव उसके अंदर तो क्या थी, ये कर्मी रूपी परिशिका थी, लेकिन धीरे धीरे इसका यूज नहीं होने के कारण क्या हो गया, ये खत्म हो गया। अब पहले के मानव में जो डीएनए थे उसमें उससे वापस दूसरे में आए, उससे में दूसरे आए, दूसरे में आए, अब रहा तो वो मानव ही, लेकिन ये छोटे छोटे परिवर्तन उसमें हो गए। अब ये परिवर्तन हो रहे हैं, मतलब ये जो विभिन्नता उत्पन्न हो रही है, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि देखो हमारे वातावरण में क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता रहता है। अब मानव मान लो पहले जो ठंडे स्थानों पर जाके बस गए, अब उनको धीरे धीरे वो उस वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। अगर अब उसमें
प्राकृतिक प्रकोप या कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए कि सीधी वहां पर गर्मी पैदा हो जाए, तो वहां पर रहने वाले जो मानव है वो वहां पर ठंड सहन नहीं कर पाएंगे। अंग्रेज वगैरह होते हैं वो इंडिया की यहाँ पर आकर इतनी गर्मी जो थार के मरुस्थल में छोड़ दे तो वो इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि और हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको उस गर्मी से इतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो वो उनके जेनेटिक्स है, हमारे यहाँ के लोग हैं उनके जेनेटिक्स में गर्मी को सहन करने की क्षमता आ गई है। क्यों? क्योंकि उनके डीएनए में धीरे 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 उसमें भिन्नता आ गई है और उस वातावरण के प्रति वो क्या हो गए, संतुलित हो गए, अपने आप को उन्होंने अनुकूलित कर दिया उस गर्मी के मौसम के प्रति। तो ये क्या करती है, जो डीएनए के प्रति करती है, इससे बेनिफिट होता है, ये लंबे समय तक प्रजातीय स्पीसीज की उत्तरजीविता, मतलब उत्तरजीविता का मतलब वातावरण की विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता, उसको क्या बोले, उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है और जैव विकास का आधार है। जैव विकास का आधार क्या है, मतलब आप देखना कि जैसे जैसे अपनी पीढ़ी है वो विकसित होती जा रही है। पहले के जो थे लोग, मतलब जैसे हमारे आगे के अपने मम्मी पापा वगैरह है, आपको देखना कि उनको मोबाइल चलाने में अभी भी दिक्कत होती है, लेकिन अभी के बच्चे जो बोल भी नहीं सकते वो भी क्या धड़ाधड़ 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 रील देखते रहते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, इसमें जो उनके मानसिक विकास है वो बढ़ता गया। तो जैसे जैसे माता पिता का मानसिक विकास बढ़ता है, उनकी पीढ़ी में और मानसिक विकास बढ़ता है। तो ये क्या होता है, जैव विकास का आधार है। क्या? कि जो जनन में विभिन्नता पाई जाती है उसके कारण आनुवांशिक में विभिन्नता का महत्व क्या है कि लंबे समय तक ये प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखता है। उत्तरजीविता का मतलब आपने समझ गए, विषम परिस्थितियां उठाए, विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता विकसित करना, और जैव विकास का ये आधार है। प्रश्न क्या बनेगा कि आनुवांशिकता में विभिन्नता से उत्पन्न संतति से विभिन्नता का महत्व क्या है। ठीक है, आनुवांशिक में विभिन्नता का महत्व क्या है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको लिखने। अब है जनन के प्रकार। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, जनन हो रहा है, वह जीवों में जनन 2 प्रकार का है। जीवों में जनन 2 प्रकार का है। पहला तो है लैंगिक और दूसरा है अलैंगिक जनन। अब लैंगिक और अलैंगिक जनन में फर्क क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि लैंगिक जनन में एक नर होता है और एक मादा होता है और दोनों आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, नए संतति का उत्पन्न करते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 जीव मिलते हैं। क्या होते हैं, 2 जीव मिलकर नए जीव को जन्म देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक अकेला जीव होता है, एक अकेला जीव है, वही क्या कर लेता है, संतान को उत्पन्न कर लेता है। तो यहां पर केवल एकल जीव, जो एकल जीव है वही संतान उत्पन्न करता है। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या है कि इसके अंदर युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं उसके अंदर है युग्मक XX, महिला होती है उसके अंदर, और पुरुष होते हैं उसके अंदर XY युग्मक होते हैं। अब जब जनन की प्रक्रिया होती है तो पुरुष में से एक गुण युग्मक ये आएगा, एक महिला में से आएगा। ठीक है, दोनों में से एक एक आएगा और नई संतान का उत्पन्न होगा। ठीक है, अब नए संतान के अंदर क्या होगा, नए संतान की उत्पत्ति होगी और जिसको क्या बोलते हैं, जायगोट। इस प्रकार की जो पहली संरचना होगी इसमें जायगोट बनेगी। अगर दो महिला में से X और पुरुष में से भी XX आ गया तो पैदा होगी लड़की, और पुरुष में से Y आएगा, महिला में X आ गया तो इसमें क्या, इससे क्या पैदा होगा, लड़का। तो मतलब दोनों मिलके डिसाइड कर रहे हैं कि लड़का होगी या लड़की होगी। ठीक है, इसमें पुरुष की महत्वता ज्यादा होती है, महिला के ऊपर निर्भर नहीं करता कि लड़का पैदा होगा या लड़की। ठीक है, ये अपन आगे अच्छे से पढ़ने वाला है। तो इसमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें कोई युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें नर युग्मक मादा युग्मक कुछ नहीं होते, इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है। अब देखो, दोनों में मानव की संतान मानव ही पैदा होगी। इधर जैसे अमीबा है तो अमीबा की संतान अमीबा ही पैदा होगी, मानव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक माता है और एक पिता है। अब दोनों है तो मानव ही, लेकिन उनके अंदर को जो जेनेटिक्स है वो दोनों के अलग अलग है। अब दोनों के जेनेटिक्स आके मिलके नई संतान पैदा हो रही है
तो जिससे जो संतान पैदा होगी उसमें क्या होगी, विभिन्नता होगी, दोनों के लक्षण होंगे, माता के भी होंगे पिता के भी होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगी, इससे जो उत्पन्न संतान है उसमें क्या होती है, विभिन्नताएं होती है, ठीक है। उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, माता पिता दोनों में से गुण आते हैं, ठीक है। और अलैंगिक जनन होता है, उसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, तो जो जो गुण थे वो जो आनुवांशिक गुण किसमें थे, सिर्फ एकल जीव में थे, वो के वही इसमें उसकी संतान में आ जाते हैं। तो इसमें जो संतान होती है वो भिन्न नहीं होती है, बिल्कुल अपने जनक के समान होती है, ठीक है। जैसे कि अलैंगिक जनन होता है उसमें आप देखना कि जो अमीबा है वो जैसे अलैंगिक जनन करता है, तो जो प्राप्त जो नया संतान अमीबा है उस वो भी क्या होता है, सेम ही होता है। प्लेनेरिया, हाइड्रा वगैरह ये समान जीव ही उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो लैंगिक जनन होता है उसमें माता पिता दोनों मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं, तो उसकी शकल है, उसकी हाइट है, बॉडी, ये सारे चेंज हो जाते हैं, तो उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। आगे समझ में लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है। एग्जाम्पल इसके मानव देख सकते हो, पशु देख सकते हो, पक्षी देख सकते हो, और इसमें अमीबा, प्लेनेरिया, हाइड्रा वगैरह ये जो आगे अपन बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन प्रश्न बनेगा, अलैंगिक जनन को परिभाषित करो या अलैंगिक जनन किसे कहते हैं विस्तार से समझाइए। तो पे आपका आंसर होगा एकल जीव। अलैंगिक जनन क्या है, इसमें एकल जीव नए जीव को उत्पन्न करता है। इसमें क्या करता है, एकल जीव नए जीव को उत्पन्न करता है। फिर है युग्मक का निर्माण, तो इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। नया पैतृक जीव, मतलब जो नया पैदा होने वाला नया जीव है वो पैतृक मतलब उसका जो पिता है उसके समान ही या समरूप होता है, उसके बिल्कुल फोटोकॉपी होता है उसका, ठीक है। फेस, हाइट, बॉडी सब सेम ही होते हैं, मतलब उसमें तो होता नहीं है, बाकी मतलब उसके समान ही दिखता है। फिर है सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। अब सतत गुणन क्या है कि एक जैसे गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना, समान गुण है उसको बिना चेंज किए वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने के लिए यह बहुत ही उपयोगी माध्यम है। कौन सा, अलैंगिक जनन। यह निम्न वर्ग के जीवों में पाए जाते हैं, निम्न वर्ग के जीव जैसे एक कोशी के जीव वगैरह होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है, अधिक पाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, तो इसमें कितने पॉइंट है, 5। पहला है एकल जीव नए जीव की उत्पत्ति करता है, कोई युग्मक का निर्माण नहीं होता है, नया जीव पैतृक के समान नहीं होता है, सतत गुणन के लिए यह आवश्यक है। और चौथा है यह कैसे निम्न कोटि के जो जीव होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। कौन सा, अलैंगिक जनन। आगे समझ में। अब बढ़ते हैं अपन लैंगिक जनन की ओर। लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जीव मिलते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं। युग्मक बनते हैं या नहीं बनते, तो युग्मक बनते हैं, युग्मक बनते हैं। दो एकल जीव नर तथा मादा मिलकर नए जीव को उत्पन्न करते हैं। और नया जीव आनुवांशिक रूप से तो पैतृक जीव के समान होता है। आनुवांशिक रूप से पैतृक जीव के समान का मतलब क्या है कि आज इंसान है तो बच्चा इंसान होगा, भैंस है तो भैंस पैदा होगी, गाय है तो गाय पैदा होगी, ठीक है। लेकिन समरूप नहीं है। समरूप का मतलब क्या है, सेम नहीं दिखता है, ठीक है। कि कलुआ की भैंस कैसी थी, काली, लेकिन उसका बच्चा कैसा हो गया, काला था, लेकिन उसके ऊपर थोड़े थोड़े व्हाइट व्हाइट डॉट आ गए, ठीक है। तो ये क्या है कि ये है तो भैंस ही लेकिन समरूप नहीं है। अब आते आगे, प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में यह सहायक होता है। वहां पर हमने क्या देखा था, सतत गुणन, एक पीढ़ी से समान गुण दूसरी पीढ़ी में थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, पीढ़ियों में विभिन्नता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। इसीलिए जो आगे हमने देखा था कि विभिन्नताओं का महत्व क्या था कि ये क्या करता था, नए प्रजातियों की उत्तरजीविता बनाने में सहायक था। वो होते थे निम्न वर्ग के जीव, निम्न वर्ग का जीव, और ये उच्च वर्ग के जीवों में वो कोशी के जीव आते हैं, ठीक है, जीवों में पाया जाता है। तो ये हो गया अपने लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। तो अच्छे से आपको लिखना है कि लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं और पीडीएफ आपको अरावली पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब है अलैंगिक जनन की विधियां। अब हमने लैंगिक जनन पढ़ा, अलैंगिक जनन पढ़ा। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं कि जो लैंगिक जनन है, इसके अंदर तो हम पढ़ेंगे कि एक तो मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों में
और पेड़ पौधों में मुख्यतः पुष्प में, किसके अंदर, पुष्प के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है वो हमको पढ़ना है। और अलैंगिक जनन के अंदर हमको अलैंगिक जनन की बहुत सी विधियां, जैसे कि विखंडन है, खंडन है, ठीक है, उसमें भी द्विखंडन है, बहुखंडन है, उसके बाद है मुकुलन है, पुनरुद्भवन है। तो इन सारी जो अलग अलग इनकी विधियां है उनको विस्तार से हमको पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियों को और उसके बाद में हम लेंगे लैंगिक जनन को, ठीक है, फिर मनुष्य जो पुष्प में पढ़ेंगे और फिर मानव में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हमको किसको पढ़ना है, ये पूरे जो लैंगिक जनन की विधियां है उनको हमको अच्छे से पूरा कवर करना। अब बढ़ते आगे। सबसे पहले लैंगिक प्रजनन की विधियां। पहली विधि है विखंडन। देखो नाम क्या है, विखंडन मतलब टुकड़े होना। एक जीव है, वो एक ही जीव है, उसका खंडन होगा और दो जीव बन जाएंगे, उससे एक या एक से अधिक जीव बन जाएंगे। तो विखंडन की प्रक्रिया क्या है कि इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। विखंडन में ध्यान रखना, ये मैक्सिमम जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें विखंडन होता है। अब विखंडन के पहला प्रकार है द्विखंडन। विखंडन का एक भाग है, पहला है द्विखंडन। द्विखंडन का नाम ही देखो, आगे द्वि यानी दो भाग और खंडन मतलब दो टुकड़ों में विभाजित हो रही है। एक कोशिका दो टुकड़ों में विभाजित होकर दो नए जीव का निर्माण करती है, वो है द्विखंडन। तो द्विखंडन क्या है, जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा में क्या होता है कि सबसे पहले ये अमीबा होता है। अमीबा में क्या होता है कि धीरे धीरे इसका कोशिका ये जो है अंदर की कोशिका, इसका केंद्रक, यह दो भागों में विभाजित होना स्टार्ट कर लेता है और इस प्रकार से ये लंबा सा हो जाता है। ये फिर धीरे धीरे क्या होगा कि इसका कोशिका द्रव है वो भी दो भागों में विभाजित होना स्टार्ट होता है। यहां पर इसका कोशिका द्रव भी दो भागों में विभाजित होना स्टार्ट हो जाता है और यहां पर देखो दो केंद्रक दो भागों में बट गया, एक ये और एक ये, और साथ साथ इसका कोशिका द्रव भी दोनों तरफ से विभाजित हो गया और अंत में दो नए जीव बन गए। अंत में दो अमीबाएं बन गए, दो अमीबा बन गए और इस प्रकार से एक जीव है वो दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। अब यहां पर आप ध्यान रखना कि यहां पर विखंडन में हमेशा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव ही होते हैं। दूसरा है देखो लेशमेनिया। लेशमेनिया है, लेशमेनिया एक जीव है, याद रखना, जो क्या होता है काला अजार का रोगाणु। काला अजार जो रोग है उसका रोगाणु है क्या, लेशमेनिया। अब इसमें भी द्विखंडन होता है, लेकिन इसमें हमेशा एक निश्चित तल में ही द्विखंडन होता है कि ये हमेशा ऐसे इस प्रकार से लंबाई में या शुद्ध ये ऊर्ध्वाधर तरीके से ही ये इसमें विखंडन होगा। तो यह निश्चित तल से विभाजित होता है। इसमें क्या होगा देखो, लेशमेनिया एक कोशिकीय जीव है, ये रही इसकी कोशिका बीच का केंद्रक ये रहा। अब धीरे धीरे ये क्या होगा, विभाजन की प्रक्रिया होगी, इसके दो केंद्रक हो गए, देखो फिर दो केंद्रक हो गए। अब दो केंद्रक इस प्रकार से लंबाई में व्यवस्थित हो गए। अब एक केंद्रक चला गया इसमें और एक केंद्रक चला गया इसमें और इस प्रकार से दो जीव इसके बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी क्या है, द्विखंडन का उदाहरण। एक जीव था, दो टुकड़ों में विभाजित होकर दो नए जीवों का निर्माण हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा कि सबसे पहले है विखंडन। विखंडन में आप लिखोगे कि इसमें एक कोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर दो या दो से अधिक जीवों में विभाजित हो जाता है। ये हो गया विखंडन की परिभाषा। इस विखंडन में पहला प्रकार है कौन सा, द्विखंडन का। द्विखंडन में आपको लिखना है कि इसमें वो एक जीव दो भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। और क्या बनता है, जैसे कि एग्जाम्पल में अमीबा और लेशमेनिया। अब ये जो विखंडन है इसका ही दूसरा भाग है, उसको बोलते हैं बहुखंडन। द्विखंडन में तो क्या हुआ था, दो टुकड़ों में विभाजित हो गया था। इसमें जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो जीव है वो बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का परजीवी है, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अब इस प्लाज्मोडियम में क्या होगा कि सबसे पहले तो एक कोशिका ये था प्लाज्मोडियम। अब इसके अंदर ये था केंद्रक। अब धीरे धीरे क्या होगा कि इसका जो केंद्रक है बहुत सारे छोटे छोटे केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा और इसका कोशिका द्रव है वो भी बहुत सारे इसके चारों तरफ इसको केंद्रक को घेर लेगा, लेकिन ये एक झिल्ली से कवर रहेंगे, लास्ट तक एक झिल्ली से
कवर रहेंगे और अंत में ये झिल्ली खुल जाती है और इसके अंदर से बहुत सारे जीव बाहर निकल जाते हैं। तो एक कोशिका का बहुत सारी कोशिकाओं में परिवर्तन हो गया और बहुत सारे टुकड़े हो गए और उससे बहुत सारे जीवों का निर्माण हो गया। तो ये किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया का परजीवी है। आपको इन सबके एग्जाम्पल याद रखने हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब देखो, तो यहां पर अपन लिख देते हैं कि पहला क्या पढ़ा था हमने? विखंडन। विखंडन के अंदर हमने विखंडन के अंदर दो थे। पहला था द्विखंडन और एक था बहुखंडन। इसमें क्या होता था? जीव दो भागों में बंटता था। एग्जाम्पल था, एक था अमीबा और एक था लेशमिनिया। बहुखंडन में क्या था? जीव बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित होकर, ठीक है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल इसका प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का परजीवी है। अब आते हैं दूसरी विधि, ठीक है। इसके ये दो भाग है, विखंडन के, द्विखंडन और बहुखंडन। विखंडन के ही एग्जाम्पल है या दो भाग है। अब एक खंडन। अब खंडन में क्या हो रहा था? उसमें तो सिर्फ जो कोशिकाएं थी वो बहुत सारे भागों में विभाजित हो रही थी, लेकिन इसमें अन्य, उसमें तो ऑटोमेटिक हो रहे थे, लेकिन इसमें अन्य कारणों से जीव के क्या हो जाते हैं? दो टुकड़े। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय, देखो यहां पर क्या है? बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीवों में विकसित होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये है जैसे स्पायरोगैरा। अब स्पायरोगैरा ये है एक प्रकार का बहुकोशिकीय जीव। अब क्या होगा कि जैसे ये विकसित होगा तो अब ये दो टुकड़ों में विभाजित होगा। यहां से ये दो टुकड़े विभाजित हो गए। अब एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये। अब उसमें तो देखो केंद्रक वगैरह सब विभाजित हो रहे थे, प्रत्येक एक कोशिका थी। अब एक कोशिका से केंद्रक विभाजित होकर नई कोशिकाएं बन रही थी, लेकिन इसमें पूरा जीव ही विभाजित होकर एक जीव ये हो गया और एक जीव ये होगा। अब ये दोनों अपनी अपनी जगह पर वृद्धि करेंगे। अब ये भी इस प्रकार से यहाँ पर वृद्धि करेगा और ये भी इस प्रकार से यहाँ पर वृद्धि करेगा और फिर ये भी आगे जनन की प्रक्रिया चालू रखेंगे। तो खंडन में क्या होगा कि इस प्रजनन विधि में बहुकोशी के जो जीव है वो क्या करते हैं? जो सुविकसित संरचना बनाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं? खंडित हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं और ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीवों का निर्माण करते हैं। ये है खंडन। अब देखो एक आगे इनके लगभग ये थोड़े सेम ही दिखते हैं। अब देखना, एक होता है पुनरुद्भवन। अब पुनरुद्भवन में क्या होता है कि उसमें भी टुकड़े से नए जीव बनते हैं, लेकिन वो टुकड़े यहां पर अपने आप हो रहे, लेकिन वहां पर टुकड़े किए जाते हैं बिना, बाहरी कारणों के कारण टुकड़े होते हैं, उसके बाद जीव बनता है, ठीक है। अब ये देखो, तो यहां पर हमने अगली विधि कौन सी पढ़ी? और ये जो जीव है इसका नाम आप याद रखना, स्पायरोगैरा। क्या है? स्पायरोगैरा इसका एग्जाम्पल है। सबके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने हैं। तो इसके बाद है, पहली तो ये होगी अपनी विधि, दूसरी होगी खंडन। और खंडन का एग्जाम्पल क्या है? स्पायरोगैरा, ठीक है। अब बढ़ते अपन आगे। पुनरुद्भवन, क्या नाम है? पुनरुद्भवन, जिसको अपन पुनर्जनन भी कह सकते हैं। पुनरुद्भवन का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा छिपकली वगैरह होती है। अब उन छिपकली में क्या होता है कि जैसे छिपकली होती है उसकी पूंछ है वो कट के नीचे गिर जाती है, लेकिन थोड़े बाद समय देखोगे बाद कि उसकी पूंछ अपने आप से नहीं आ जाती है। तो ये पुनरुद्भवन भी दो तरीके का होता है। एक तो क्या होता है कि उसके जीव का कुछ भाग ही बनता है और एक में पूरा जीव ही नया बन जाता है, ठीक है। तो अब ये हम पढ़ रहे हैं, इसमें पूरा जीव ही नया बनता है। इस प्रक्रम में किसी कारणवश, इसमें बाहरी कारणों के कारण कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़े से नया जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है। खंडन में क्या था कि वो जीव खुद ही टुकड़ों में टूटता था और नए जीव का निर्माण करता था, लेकिन यहां पर बाहरी कारणों से टूटता है। और इसका एग्जाम्पल भी देखो, क्या है? प्लेनेरिया और हाइडर। अब प्लेनेरिया इस प्रकार का ये जीव होता है,
अब इस प्लेनेरिया को क्या करेंगे कि यहां से अगर अपन चाकू से काट ले, 1, 2 और 3 भाग इसके कर ले, तो ये तीनों भाग जिंदा रहेंगे और धीरे धीरे आप देखना कि ये एक जीव, ये पूरा प्लेनेरिया ये बन जाएगा, ये पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा और ये पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या लिखोगे आप कि इस प्रक्रम में किसी कारणवश जीव के टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़े से नए जीव का निर्माण होता है। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया और दूसरा है हाइड्रा। अब देखो हाइड्रा आपको मुकुलन में भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रा में क्या है कि इस हाइड्रा में अगर हम बाहरी कारकों से इस हाइड्रा के टुकड़े कर देते तो प्रत्येक हाइड्रा के टुकड़े से नए हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। तो हाइड्रा में भी पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे, आप सबको एक जगह पर लिख के फिर इसको याद करना तो अच्छे से होगा, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखेंगे तीसरा पुनरुद्भवन। और इसमें आएगा पहला क्या? पहला है हाइड्रा प्लेनेरिया, हाइड्रा और प्लेनेरिया। अब अगली जो अलैंगिक जनन की विधि है वो है मुकुलन। मुकुलन इस प्रक्रम में क्या होगा कि जो हाइड्रा है, हाइड्रा जैसे जो जीव होते हैं उसके अंदर एक ब्लब, उसके ऊपर एक ब्लब नुमा एक संरचना उभर के आती है, प्राकृतिक कारणों से आती है, एक ब्लब नुमा संरचना उभर के बाहर आ जाती है इस प्रकार की। ये अब ये संरचना धीरे 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 बड़ी होती है इस प्रकार से, और ये एक जो अपनी संतति है, जो उसका जनक है या हाइड्रा है, जो मेन हाइड्रा है, उसके समान यह पूरा एक बड़ा सा जीव बन जाता है और धीरे धीरे इससे ये अलग हो जाता है। तो इस प्रक्रम में क्या होता है कि जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। ये जो बल्ब जैसी संरचना बाहर निकली इसको क्या बोलते हैं? मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे और फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। धीरे 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 ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा तथा जनक से अलग हो जाता है, तथा जिससे ये पैदा हुआ उससे अलग हो जाता है, और इसको को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन में क्या लिखना है कि हाइड्रा जैसे जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, उनके शरीर पर एक उभरी हुई संरचना विकसित हो जाती है जिसको मुकुल कहते हैं। धीरे धीरे यह बड़ी होती है और अपने जनक जीव से अलग हो जाता है और नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? मुकुलन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है पहला हाइड्रा। तो हाइड्रा में देखो दोनों हो गए हाइड्रा को अगर बाहरी कारकों से बीच में से काट देंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें पुनरुद्भवन हो जाएगा और बल्ब जैसी संरचना निकलेगी तो क्या होगा? इसमें मुकुलन होगा। और ईस्ट या खमीर, जब अपन खमन ढोकला वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? ईस्ट डालते हैं। तो ईस्ट की कोशिकाएं होती है। अब इसमें क्या होगा? इस प्रकार से ये मुकुलन बनेगा इसमें भी, और धीरे धीरे ये देखो इससे थोड़ा सा अलग होके इस प्रकार से पूरे मुकुलन की श्रृंखला लंबी बन जाएगी और ये फिर इससे अलग हो जाता है। इसी कारण जो ईस्ट है वो पूरे इसमें फैल जाता है, ठीक है। तो ईस्ट में भी मुकुलन होता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे मुकुलन। अगला क्या है? मुकुलन। और मुकुलन किस किस में होता है? एक होता है हाइड्रा में और एक होता है ईस्ट में। आगे अब है बीजाणु समासंग। बीजाणु समासन, अब इसमें क्या होता है कि जो राइजोपस जैसे जीव है, राइजोपस जैसे है, अब ये क्या करते हैं? बीज धानी का निर्माण करते हैं। इसके ऊपर इस प्रकार से ये पूरे खोल के अंदर बीज धानी का निर्माण करते हैं, और ये जो प्रत्येक बीज है ये क्या होते हैं? धीरे धीरे ये गोल संरचना के रूप में ये विकसित होते हैं अंदर ही, और फिर ये ऊपर का खोल खुल जाता है और उसमें से बहुत सारे जीव बाहर निकल जाते हैं। तो क्या होते हैं? एक बीज से कैसे बहुत सारे बीज बन जाते हैं, उसी प्रकार तो कुछ जीवों में तंतुओं के सिरों पर बीजाणु धानी बनती है। जो तंतु होते हैं उसके सिरों पर बीजाणु धानी बनती है जिनमें बीजाणु होते हैं। अब इसके अंदर क्या है? ये इस बीजाणु है। ये बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। इसमें ये देखो ये पूरे इसके अंदर रक्षित है इस प्रकार से। ये देखो ये राइजोपस है और इसने क्या बना दी? बीजाणु धानी बना दी। अब इसके अंदर ये पूरे इस खोल के अंदर पैक है। अब ये जो डॉट 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 में पूरे इसके अंदर पैक है, और धीरे धीरे अनुकूल परिस्थिति जब आएगी तब ये क्या हो जाएगी? ये खुल जाएगी और बीजाणु बाहर निकलेंगे और प्रत्येक बीजाणु से नए जीव का निर्माण हो जाता है।
तो अनुकूल परिस्थिति मिलने पर ये बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं और नए जीव में बदल जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बीजाणु समासंग कहते हैं। तो कुछ जीवों के तंतुओं के सिरों पर बीजाणु धाड़ी पाइप बनती है, जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये बीजाणु वृद्धि करते हैं तथा नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो अगले अपना होगा कौन सा, बीजाणु समासन। पांचवा बीजाणु समासन, और यह किसमें होता है, यह होता है राइजोपस। कवक का उदाहरण है, ठीक है। तो ये हो गए अलैंगिक जनन की विधियां। अब ये तो सारे जीवों में थे। अब पौधों में अलैंगिक जनन की विधियां कौन सी है, ठीक है। जो पुष्प में अपन पढ़ते हैं वो तो लैंगिक जनन की होती है, लेकिन पौधों में अलैंगिक जनन की विधि आपको पूछे कि पौधों में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है, तो वो है कायिक प्रवर्धन। देखो नाम ही का है कायिक प्रवर्धन। कायिक का मतलब है काया, काया मतलब हमारा शरीर है, उसको क्या बोलते हैं अपन, काया बोलते हैं। तो काया का मतलब है कि पौधे के जो शरीर है, उसके शरीर के भाग है, जैसे तना है, जड़ है, पत्ती है, इन सब से क्या होते हैं कि नए पौधे या नए पौधे का निर्माण हो जाना। और प्रवर्धन मतलब है कि उसके शरीर से में वृद्धि करके नए जीव का निर्माण हो जाना या नए पौधे का निर्माण हो जाना। तो आपने देखा होगा कि कुछ पौधे होते हैं, जैसे आपने आलू को देखा होगा, तो आलू के ऊपर जो आंख की आंख निकल के आ जाती है, उस आंख को अगर अपन काट के सीधा जमीन में डाल दे तो क्या होगा, उससे नया आलू पैदा हो जाएगा। तो कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग, जैसे कि जड़ है, उसके तना है, पत्तियां हैं, आदि से होता है। इसे क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन क्या है कि पौधे के विभिन्न भागों जैसे कि जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे का निर्माण होना ही कायिक प्रवर्धन है। देखो कायिक मतलब काया से, प्रवर्धन मतलब काया में के भागों में वृद्धि करने से जो नए जीव का निर्माण हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भागों जैसे कि जड़, तना, पत्तियों से होता है, इसे ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब ये कायिक प्रवर्धन दो तरीके का होता है। पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा है कृत्रिम। अब प्राकृतिक का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि आलू के ऊपर अपने आप ही आ जाते, पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर बहुत जगह पर अपने आप ही उसके पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे जो कायिक प्रवर्धन होकर पौधे का निर्माण हो जाता है, फिर उसको अपन रोप देते हैं। अदरक के ऊपर आप देखना कि इसके जड़ वगैरह निकल आती है ऊपर ही, ठीक है, उसको काट के अपन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कृत्रिम तरीके से, ये तो हो गया प्राकृतिक तरीके से। और एक होता है कृत्रिम तरीके से, जिसमें आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, गुलाब को काट के सीधा ही उसको डाल देते हैं, जिससे नए गुलाब का पौधा निकल जाता है। फिर आपने देखा कई माली वगैरह कलम करते हैं, ठीक है, आम के पौधे, आम का जो आम की टहनी है उसके ऊपर लाके गुलाब को चिपका देते हैं, या गुलाब के ऊपर आम की टहनी को चिपका देते हैं वगैरह, ऐसा बहुत सारा आपने देखा होगा। तो वो क्या होता है, ये सारी कायिक प्रवर्धन की विधियां है, ठीक है। एक होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। तो वो थी जो रोपण वगैरह करते हैं अपन, कलम वगैरह करते हैं, वो होती है कृत्रिम, और ये होता है प्राकृतिक। अब प्राकृतिक में आप देखो कि ये देखो, आपने आलू के ऊपर आपने आंख देखी होगी ये, ठीक है, फिर ये अंकुरिशील आंख या कलिका होती है, इसको अपन वो देते तो नया पौधा निकल आता है। आपने अदरक देखी होगी, अदरक को भाग को, ये जो अदरक के ऊपर जो सल्क होती है उसको अपन वो देते हैं तो नई अदरक बन जाती है। कुछ पत्तियां होती है उसके ऊपर देखो इस प्रकार से छोटी छोटी पत्तियां निकल के आती है। ये सारे क्या है, कायिक प्रवर्धन की विधियां। अब प्राकृतिक विधियों में आप देखोगे कि जड़ के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे कि डहेलिया, शकरकंद में आप देखेंगे कि एक शकरकंद है, उसकी जड़ों से बहुत सारे नए पौधों का निर्माण, उसके नए शकरकंदियों का इसके अंदर निर्माण हो जाता है। तो जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, आंसर ये पूछेगा तो डहेलिया तथा शकरकंदी। अब तने, आपने देखा कि आलू क्या है, आलू तने का भाग है, उसकी जड़ तो जो पतली जो होती है उसको बोलते हैं जड़े। तो आलू क्या है, तना है। अदरक भी क्या है, तना है। और इसके कायिक भाग से क्या होते हैं, नहीं। तो तने से किस के अंदर कायिक प्रवर्धन होता है, आलू तथा अदरक। अब पत्तियों से बायोफिल्म की पत्तियां, बायोफिल्म आपने देखा होगा कि कभी कभी वो टिड्डी वगैरह देखे होंगे, तो एक पत्तियों जैसे टिड्डी आपको दिखती है, वो क्या बायोफिल्म से, जो पत्तियों से नए जीव का निर्माण हो जाता है। बायोफिल्म की कोर पर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नए पौधे को बनाती है।
ठीक है। तो बायोफिल्म पौधा होता है इस प्रकार का ये, ठीक है। तो इसके ऊपर नई नई पत्तियां ये बन जाती है और इससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो आपको आंसर प्रश्न क्या पूछेगा कि प्राकृतिक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की विधियां कौन कौन सी है। तो आपको लिखना है जड़, डेहलिया तथा शकरकंदी में जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तने आलू तथा अदरक में, पत्तियों के द्वारा बायोफिल्म की पत्तियों में होता है। अब है कृत्रिम विधियां। अब जिसमें क्या होगा कि अपन कृत्रिम तरीके से क्या हो रहे हैं, नए पौधे का निर्माण कर रहे हैं, उसके अन्य भागों से कृत्रिम रूप से उसके पौधों की पत्ती है, उसकी टहनियों है, उससे नए पौधे का निर्माण कर रहे हैं। पहला है रोपण, पहला है रोपण। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये देखो नीचे वाला भाग है उसको ऐसे क्रॉस में काट लिया और उसके ऊपर कलम कर दिया आम के पौधे की, और ये पौधा किसका बन जाएगा, आम का बन जाएगा। तो इसको तो बोलते हैं रोपण, ठीक है। उसके बाद है कर्तन। कर्तन में क्या करेंगे, गुलाब की डंडी को काट के सीधे ही उसको जमीन के अंदर रोप देते हैं, उससे नया पौधा गुलाब का तैयार हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कर्तन। उसके बाद है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं कि जो एक पौधा होता है उसके पास में दूसरे पौधों को काट के डाल के उसके जोड़ देते हैं, तो एक तरफ क्या होता है चमेली निकल जाती है और सीधा पौधा बन जाता है। तो ये होता है लेयरिंग। तो आपको प्रश्न पूछेगा कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियां कौन कौन सी है, तो रोपण, कर्तन और लेयरिंग। एक उसके बाद है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन में क्या किया जाता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा केला। अब केले का कोई बीज नहीं है, सीधा अपन केले को लेकर ही बोते हैं। तो अब इस उत्तक संवर्धन में क्या किया जाता है कि मान लो केले की जो तना वगैरह जो भी भाग होता है उसका, उसके छोटे से भाग को उसको काट लेते हैं। काटने के बाद उसकी कोशिका ये आ गई। अब उस कोशिका को क्या, उसका कोशिका या उत्तक उसको ले लिया और उनको फिर अपन क्या करते हैं, कृत्रिम वातावरण में रखा जाता है। कृत्रिम वातावरण में रखने के बाद उसकी कोशिकाओं में गुणन होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि ये इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। अब इसको कृत्रिम वातावरण में यहां पर रखा जाता है। अब इसके अंदर पानी चाहिए, उसको ऑक्सीजन कितनी मात्रा में चाहिए वो सब ध्यान में रखा जाता है। फिर ये जो उसमें जो कोशिका होगी उसमें गुणन की प्रक्रिया होगी और धीरे धीरे उत्तक का निर्माण होगा। इस प्रकार से छोटे छोटे पौधे उसमें कायिक इसकी कोशिकाएं बन जाएगी। अब उसको अलग अलग हार्मोनल लिक्विड होगा उसमें रखेंगे, जिससे क्या होगा, ये थोड़ा सा और वृद्धि करेगा। अब उसके बहुत सारे छोटे छोटे उसके पौधे तैयार हो गए। अब उनको क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से बो देंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है कि जो पौधे जिनके बीज नहीं होते, जैसे कि केला वगैरह है, अब इनके बीज नहीं होते, इनको सीधा निकाल के ही रोपा जाता है। अब एक केले से कितने सारे केले रोप सकते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, एक ही केले से उत्तक संवर्धन के द्वारा बहुत सारे पौधे तैयार कर दिए और सबको अलग अलग तरीके से बो दिया, ठीक है। तो उत्तक संवर्धन क्या है कि इस विधि में शाखा के सिरे की कोशिकाएं लेकर, शाखा के सिरे के उसका कोई भी एक भाग है उससे कोशिकाएं लेंगे और उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाएगा। इस प्रकार से पोषक माध्यम जिसमें क्या हो, कोशिका की वृद्धि के लिए जो भी आवश्यक पदार्थ है वो सारे हो। ये कोशिकाएं गुणन करती है। कोशिका क्या करेगी, गुणन करने का मतलब विभाजित होती है तथा कोशिकाओं के गुच्छे जिसे कैलस कहते हैं, कोशिकाओं के गुच्छे जिसे कैलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है तथा कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जहां ये विभेदित होकर नए पौधे का निर्माण करती है और फिर इन्हें मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा सजावटी पौधे व सजावटी पौधों वगैरह के लिए क्या किया जाता है, उत्तक संवर्धन किया जाता है। तो आप एक बार वापस पढ़ो कि कृत्रिम संवर्धन की विधियां कौन कौन सकती है। पहला है रोपण। रोपण के अंदर क्या करते हैं कि एक कलम वगैरह करते हैं अपन, वो रोपण के अंदर आता है। दूसरा है कर्तन, जिसमें सीधी टहनी को काट के जमीन में रोप दिया जाता है, जैसे गुलाब वगैरह है इसमें। और इसके बाद है लेयरिंग, जो चमेली वगैरह में की जाती है। उत्तक संवर्धन में क्या है कि पौधे की छोटी सी कोशिकाएं ले लेंगे, उसको कोशिकाओं को क्या करेंगे कि एक कृत्रिम माध्यम में रखेंगे जहां पर उसके लिए सारे पोषक पदार्थ है। फिर उसमें क्या होगी, वो कोशिका धीरे धीरे विभाजित होना स्टार्ट कर देगी। विभाजित होने के बाद वो कोशिकाओं के गुच्छे के रूप में बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, कैलस। जिसको क्या बोलते हैं, कैलस। कैलस में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को फिर क्या किया जाता है, इस हार्मोन वाले माध्यम में रखा जाता है, फिर जिससे ये क्या हो जाता है, नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। अब जो वो पौधे बन गए उनको सीधा क्या करेंगे, जमीन में रोपण कर देंगे। जैसे आपने सजावटी पौधे वगैरह देखे होंगे, उन सबको इसी तरीके से तैयार किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तक संवर्धन। तो आपको क्या कर देंगे, इस ऑप्शन में ऐसे देंगे कि निम्न में से कायिक परिवर्तन की कृत्रिम विधियां है, ठीक है, और ये
तीनों दे देंगे। और एक सी के जड़ से आलू के आंख से नए आलू का निर्माण होना, आलू के पौधे का निर्माण होना, उसको दे देंगे। ठीक है, तो ये सारी, ये क्या है, कृत्रिम विद्या, और ये है प्राकृतिक विद्या। किसकी? कायिक प्रवर्धन, पौधे के जो भाग है उससे नए पौधे का निर्माण कर दिया। यहाँ पर भी देखो उत्तक संवर्धन में क्या किए, पौधे की शाखा से छोटी सी कोशिका ले ली और उससे पूरा बना दिया। अब इस कायिक प्रवर्धन के फायदे क्या है? ये कायिक संवर्धन हमने किया, अब इसके बेनिफिट क्या है? तो इससे बेनिफिट ये है कि बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे, मैंने आपको बताया था कि जो बीज पैदा नहीं करते उनको इस प्रकार से ये कायिक संवर्धन के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे केला है, अब केले के बीज नहीं बनते। अब गुलाब है, अब गुलाब के बीज नहीं बनते, सीधी टहनियां काट के क्या कर देता है, इसका अपन कर्तन के माध्यम से उगा देते। और नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। अब इसमें जो क्या किया, सेम एक ही जनक है, उससे लिया, और इससे जो नए पौधे प्राप्त होते हैं वो जनक के समान नहीं होते, उसमें कोई गुण भिन्न नहीं होते हैं। अब आपने बहुत अभी के टाइम में देखा होगा कि कुछ जैसे नींबू वगैरह आते हैं उसमें बीज ही नहीं होते, कुछ संतरे वगैरह आते हैं, आपने रील वगैरह में देखा होगा कि चाइनीज वीडियो आते, आपने देखो संतरे के अंदर एक भी बीज नहीं है। तो इस बीज रहित फल उगाने के अंदर भी कौन, ये कायिक संवर्धन है, ये विद्या काम करती है। और ये कायिक संवर्धन पौधे को उगाने का सस्ता और सबसे आसान तरीका है। अब देखो सिर्फ एक कोशिका ली और हमने बहुत सारे उत्तक संवर्धन के माध्यम से बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए, तो ये क्या है, सस्ता तथा आसान तरीका है। प्रश्न क्या बनेगा कि कायिक संवर्धन के लाभ क्या है? तो आपको आंसर लिखना है, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, जामुन आदि के नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं, ये बीज रहित फल उगाने में सहायता करते हैं और पौधे उगाने का सस्ता तरीका है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि जनन क्या होता है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन को पढ़ा। उसके साथ साथ ही हमने पढ़ा कि लैंगिक जनन की जो विभिन्न विधियां है उन सबको हमने पढ़ा। एक बार जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं, हम कौन कौन से हैं जो हमने यहाँ पर लिखी। आपको भी इस प्रकार से एक में लिख देना, विखंडन, विखंडन एक कोशिक, ठीक है, एक कोशिका जीव में द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन अमीबा तथा लेशमेनिया में होता है, ठीक है। बहुखंडन में ये प्लाज्मोडियम में होता है। फिर खंडन का तरीका किसमें, स्पायरोगायरा में होता है, जिसमें क्या होता है, जीव है वो पूरा विकसित होकर दो भागों में अपने आप टूट जाता है। पुनरुद्भवन में बाहरी कारणों से टूटता है, हाइड्रा तथा प्लेनिरिया इसके उदाहरण है। मुकुलन में क्या होता है, बल्ब जैसी संरचना निकलती है जिसको मुकुल कहते हैं, हाइड्रा तथा ईस्ट में होता है। बीजाणु समासन किसमें होता है, राइजोपस में। फिर है अपने पढ़ा कायिक संवर्धन, किसमें पढ़ा, कायिक प्रवर्धन, वो किसमें पढ़ा हमने, पौधों के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर हमने दो प्रकार के पढ़ा, प्राकृतिक तथा प्राकृतिक पढ़ा, और एक पढ़ा हमने कृत्रिम। क्या पढ़ा, कृत्रिम। प्राकृतिक के अंदर हमने क्या क्या देखा, रोपण देखा, ठीक है, सॉरी प्राकृतिक के अंदर हमने देखा जड़ से, फिर तने से और पत्तियों से। जड़ से देखा हमने डहेलिया, जैसे डहेलिया, शकरकंद आदि में। तने के रूप में देखा हमने जड़ तथा आलू तथा अदरक में। पत्तियों के अंदर देखा हमने बायोफिल्म से। और कृत्रिम में हमने क्या क्या देखा, कृत्रिम के अंदर हमने देखा कि पहला है रोपण, फिर रोपण किसमें था, रोपण आम के पौधे में। फिर था हमने पढ़ा कर्तन, कर्तन गुलाब की डंडी को सीधा काट के जमीन में रोप दिया, ये था हमारा कर्तन। फिर है उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन। तो ये सारे क्या थे, इसके कायिक प्रवर्धन के कृत्रिम रूप। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, विभिन्न लैंगिक विद्या और कायिक प्रवर्धन को पढ़ा। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप अगर नए आए हो तो अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पुष्प होते हैं उसमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि पुष्पों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, क्योंकि पुष्प होते हैं वो भी क्या करते हैं, मनुष्य की तरह नर तथा मादा की मिलकर आपस में क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानव में प्रजनन, और उसके बाद पढ़ेंगे हम जनन स्वास्थ्य, और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर होगा पूरा। इसलिए हम यहाँ पर पूरे चैप्टर अच्छे से करने वाले हैं। जल्दी से अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, टेलीग्राम पर अरावली पाठशाला के जो ऑफिशियल चैनल है उसको जाकर वहां पर ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको ये PDF मिलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।